नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम इंडिया की जियोग्राफी को मैप के थ्रू जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम गंगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक प्रमुख नदी तंत्र है भारत में। ये जो मैंने आपके सामने मैप बनाया है, आज गंगा नदी तंत्र का मैप है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में आप शामिल होने वाले हैं, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे प्रमुख नदी तंत्र है और यहाँ से अक्सर प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन से संबंधित है ये, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो कुछ समय तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं यही आपसे अपील करता हूँ कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया करिए, ताकि जो व्यूज़ हैं वो आएँ और लोग लाभान्वित हो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच हो सके इस वीडियो की। तो शुरू करते हैं हम। ये जो मैंने आपके सामने मैप बनाया है, क्या बनाया है, मैं इसका एक बार डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो आपके सामने ब्लैक कलर का बनाया गया है, ये उत्तराखंड है। और ये जो इसके बाद नीचे ये ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, ये बॉर्डर बनाया गया है स्टेट्स का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का। और उसके बाद इधर यहाँ से ये आपका बिहार है, आप देख पा रहे हैं, ये बिहार राज्य है। और बिहार के बाद ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है नीचे इधर, ये पश्चिम बंगाल है। और नीचे आपका राज्य झारखंड है। आप इसको ध्यान से देखें और समझें। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये झारखंड है। गंगा नदी का प्रवाह ऊपर सिक्किम है, सिक्किम से हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि सिक्किम में गंगा नदी का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद ये बांग्लादेश, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम बंगाल के बाद आगे बांग्लादेश में चली जाती है। और ये जो हरे रंग का मैंने बनाया है, ये ब्रह्मपुत्र है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है, तो इसको हम अभी इस वीडियो में फोकस नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में कंप्लीट ना हो, मेरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में कंप्लीट करूं। अगर नहीं हो पाता है तो इसकी सेकंड वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी हमारा फोकस ये होगा कि हम पूरी तरह से गंगा नदी के बारे में समझें। और सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला जहाँ से ओरिजिन होता है गंगा का, ये उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड में अगर हम इस हिस्से को, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो प्रवाह, नदियों का प्रवाह दो प्रकार से आकर एक जगह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को अगर हम जूम करें, यानी कि बड़ा करें, तो कुछ इस प्रकार से सीन बनेगा। ये जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये जो मैंने आपको सामने ये चीज़ बनाई है, ये एक्चुअली इसी का पार्ट है और इसी को यहाँ पर हमने जूम किया है। ठीक है, तो ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, एक ये भागीरथी है, और ये जो दूसरी दिखाई दे रही है, ये अलकनंदा है। तो मैंने कहा कि इसको हम इतने को थोड़ा यहाँ बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एरो के माध्यम से आपको दिखाया है और बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इन गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये जो आपको राज्य है उत्तराखंड है, आप जानते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नीले कलर की लाइन, ये भागीरथी नदी है। और ये जो दूसरी वाली प्रमुख नदी है, ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। ये देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो यहाँ से इसका नाम, यानी कि यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। इसके पहले इसमें अन्य नदियाँ भी मिलती हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी तो सीधी एक नदी है, परंतु जो बद्रीनाथ से निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ जब विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, ये वाला जो आपकी नदी है, और यहाँ से ये अलकनंदा बनती है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि यहाँ से अक्सर पूछता है कि पिंडार नदी कहाँ मिलती है और नंदाकिनी कहाँ मिलती है। तो ये आपके लिए जानना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और अलकनंदा का थोड़ा सा सीन डिफरेंट हो जाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जाती है। ये दो धाराओं के मिलने से बनती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धौली गंगा है, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये विष्णु गंगा है। ये दोनों नदियों का, ये ग्लेशियर से जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ जब पहले जगह मिलती हैं, जो पहला स्थान है, ये विष्णुप्रयाग है। याद रखिएगा, विष्णु भगवान को याद करिएगा। आप शुरुआत कर रहे हैं तो विष्णु भगवान से याद करते हैं आप। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं तो विष्णुप्रयाग बनाती हैं। ये पंच प्रयाग आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो विष्णुप्रयाग है। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत हुआ धौली गंगा और विष्णु गंगा से। ये नदियाँ पहले जब जिस जगह मिलती हैं, ये विष्णुप्रयाग बनाती हैं। और उसके बाद आगे ये नदी यहाँ से अलकनंदा के रूप में जानी जाती है। आगे बढ़ते हुए नंदाकिनी नदी मिलती है और ये नंदप्रयाग बनाती है। ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा में मिलती हैं ये नदियाँ। ये हम अलकनंदा नदी का
अध्ययन कर रहे हैं। तो नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, आगे बढ़ते हुए फिर ये नदी जाती है और इसमें पिंडार नदी मिलती है और ये कर्णप्रयाग बनाती है। ध्यान दीजिएगा, पिंडार नदी है और एक कर्णप्रयाग में मिलती है। आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग में फिर मंदाकिनी नदी मिलती है जो कि केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र से निकलती है और मंदाकिनी आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। उसके बाद इस सभी नदियों की संयुक्त रूप से जो धारा है अलकनंदा के रूप में पहले से ही हम बता रहे हैं कि जानी जाती है और आगे बढ़ते हुए फिर देवप्रयाग में ये नदियाँ मिल जाती हैं। तो हम देखें क्या कि गंगोत्री और मुख्य रूप से अलकनंदा मुख्य रूप से आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और इन्हीं को हम भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं देवप्रयाग में तो यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये गंगा नदी यहाँ से आगे फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दूसरी आपकी ये अब इस चीज़ को हमने समझा। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने इस मैप में, यानी कि उत्तराखंड में किस प्रकार से गंगा नदी का निर्माण होता है वो आपने यहाँ पर अध्ययन किया और इसको आप याद भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। और आगे जब ये बढ़ती है उत्तराखंड के बाद फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हरिद्वार है, ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का और उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो भाई साहब याद रखिएगा बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर आगे बढ़ती है ये पूर्व की ओर, फिर इसका ढाल है और ये बढ़ते हुए फिर आगे जाती है। और देखिए आप इसका प्रवाह है, ये कानपुर इसी के किनारे बसा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है कानपुर है, ठीक है, ये कानपुर शहर है, गंगा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हुए फिर ये देवप्रयाग कानपुर ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आकर इसकी एक और सहायक यमुना नदी मिलती है। ध्यान दीजिएगा ये जो इसके बगल में नीले रंग की आपको दिखाई दे रही है नदी ये यमुना नदी है, ठीक है। तो यमुना नदी है ये आकर इलाहाबाद में मिलती है, ये आपको दिखाई दे रही है इलाहाबाद, ठीक। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से इस नदी का प्रवाह हो रहा है और इसमें अभी हम सहायक नदियाँ जो लाल रंग से मैंने बनाई हैं ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको हम आगे अभी जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने ये जाना कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करते हुए यह आगे बढ़ते हैं और कानपुर इसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे प्रयागराज में इसकी सबसे बड़ी सहायक और दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है, इसकी दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक यमुना। देखिए अगर आप यमुना को ध्यान से देखें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ शेर यहाँ पर से थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल, और उसके बाद फिर ये हरियाणा से बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश का, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर दिल्ली में प्रवेश करती है और आगे फिर ये मथुरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आगरा। तो मथुरा और आगरा इसी यमुना नदी के किनारे है। आपने देखा होगा आगरा में अगर आपने कभी ताजमहल देखने गए होंगे आप तो इसी यमुना नदी के तट पर आपको वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये आगे आप जब बढ़ते हैं तो इसमें अन्य भी सहायक नदियाँ लाल रंग से जो है कुछ सहायक नदियाँ मिल रही हैं, तो इसको हम लोग ये इसमें यमुना में अपना जल गिरा देती हैं। लेकिन अभी हम इसको आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम पहले आगे यहाँ हमने इतना जाना कि प्रयागराज में ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। प्रयागराज के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं वाराणसी यहीं पर स्थित है। तो इसके अलावा मिर्ज़ापुर भी इसी नदी किनारे है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद फिर ये यहाँ आगे बनारस भी मिल जाएगा आपको। बनारस के बाद फिर आगे यहाँ से एक और नदी आ रही है, ये आप जानते हैं, ये आपकी ये पीलीभीत जिले से निकलती है, गोमती है, ठीक है, ये गोमती नदी है। तो गोमती आगे मिलेगी इसमें, ठीक। तो अभी हम बस सहायक नदियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कहाँ से गंगा नदी बह रही है, ठीक है। हम आगे उसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर ये प्रवेश करती है ये बिहार राज्य में, और बिहार राज्य में आप देखिए पटना है, पटना इसी नदी किनारे है। और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती हुई जाती है और ये थोड़ा सा यहाँ पर झारखंड राज्य को भी टच करती है, झारखंड राज्य में भी टच करती है थोड़ा सा उसके बॉर्डर से, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सिक्किम है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम है, बार बार इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इतना हिस्सा जो इसका है ये सिक्किम है, ठीक है। तो ऊपर वाला सिक्किम है। तो यहाँ फरक्का एक जगह है, ध्यान दीजिएगा। फरक्का जाने के बाद ये गंगा नदी दो शाखाओं में टूट जाती है। एक तो सीधे बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से, हमने इसके पहले वाली वीडियो में पद्मा को ब्रह्मपुत्र से मिलाया था, ठीक है, जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो आगे की क्या सीन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये एक और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है इसकी शाखा, जिसको हम हुगली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नीले रंग की मैंने बनाई है, ये गंगा नदी को बनाया है, और ये जो दक्षिण की ओर मुड़ रही है शाखा ये हुगली है, और इसी हुगली के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है, ठीक है। और ये फिर आगे
चली जाती है समुद्र में, और इस प्रकार से गंगा नदी यहाँ पर बांग्लादेश में एक शाखा चली जाती है, वो भी आगे समुद्र में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी का प्रवाह है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का प्रवाह कितने राज्यों से होता है, तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और फिर पश्चिम बंगाल 5। यानी कि गंगा नदी का प्रवाह भारत के 5 राज्यों से होता है। प्रश्न यह भी पूछा सकता है सबसे अधिक प्रवाह कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका सबसे अधिक प्रवाह उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम प्रवाह कहाँ पर है, तो ये सबसे कम प्रवाह इसका झारखंड में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम इसकी सहायक नदियों पर अपना अध्ययन शुरू करते हैं बारी बारी से। तो जैसा कि सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने आपको यमुना के बारे में बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि उस समय मेरा फोकस गंगा नदी पर था। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है ग्लेशियर से, और ये गंगा के समांतर ही चलती है। आगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर ये चलती है। यहाँ पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की सीमा भी है, जैसे आप जानते ही होंगे ये उत्तराखंड है, बगल में हिमाचल है, तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा से बहती है। आगे बढ़ते हुए फिर ये जब भारत उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो हरियाणा के साथ लगभग ये सीमा लगता है लगभग 200 किलोमीटर का, और उसके बाद ये दिल्ली में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसका जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली में प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ जाती है। और उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख शहर भी हैं, जैसे यहाँ मथुरा है, आगरा भी है, इनकी इसी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ये गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। जो अन्य सहायक नदियां हैं, हम पहले बाएं तट पे, अगर हम इस तरह से इसको मतलब नदी का प्रवाह देख रहे हैं, इधर से जो आएगा बायां आ जाएगा, नीचे से जो आएगा वो दायां आएगा। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दाएं तट पर कौन सी नदी मिल रही है और बाएं तट पर कौन सी नदी मिल रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये रामगंगा नदी है फ्रेंड्स, ये रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये रामगंगा नदी है। और आपको देख रहे होंगे इस मैप को, तो मैप में समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड से निकल रही है, दूधा टोली रेंज यहाँ पर है, ठीक है, शिवालिक ये हिमालय का, और यहाँ से निकलती है और ये फिर आगे बढ़ते हुए कन्नौज के पास, यहाँ कन्नौज जगह है उत्तर प्रदेश में, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख सहायक नदी है पहली। और ध्यान दीजिएगा ये किस तट पर मिलती है, इसको आपको याद रखना है, ये बाएं तट पर मिल रही है। हम इस तरह से प्रवाह करा रहे हैं तो ये बायां है। ठीक है, रामगंगा के बाद ये जो आपकी निकल रही है ये पहली ऐसी और प्रमुख नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलकर एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत जिले से निकलती है। ध्यान दीजिएगा गोमत ताल है यहाँ पर, और इसी गोमत ताल से निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी आगे भी बढ़ती हुई जाती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि लखनऊ, जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे यह गोमती नदी फिर मिल जाती है बनारस के आसपास, बनारस को पार करती है, बनारस के आसपास फिर ये मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमत ताल से निकलती है, बनारस के पास जाकर यह मिल जाती है गंगा से। जौनपुर शहर इसी गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर भी यहाँ पर एक ज़िला है, आप जानते होंगे, सुल्तानपुर भी इसी गोमती नदी के तट पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर सुल्तानपुर है, फिर जौनपुर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये नेपाल का हिस्सा, और इसके और ऊपर आ जाएंगे तो ये तिब्बत है, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। तो यहाँ से निकलती है आपकी घाघरा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है घाघरा का, क्योंकि ये अभी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के आसपास, और ये देखिए इस प्रकार से प्रवेश करते हुए नेपाल में, और नेपाल के बाद फिर आ जाती है भारत में, भारत के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आप अगर आजमगढ़ ज़िले में जानते होंगे, या फिर गोरखपुर और कई ज़िले ऐसे, अयोध्या आप देखते होंगे, तो ये इन तमाम ये ज़िले इस नदी के किनारे हैं, इसी घाघरा नदी के किनारे हैं। ये जो आपको रेड कलर का मैंने दूसरा बनाया ये राप्ती है। ठीक है, ये घाघरा की ही सहायक है, राप्ती नहीं है बल्कि ये राप्ती है, माफ करिएगा, ये शारदा इसको हम कहेंगे, ये शारदा नदी है, महाकाली इसको भी कह सकते हैं। तो ये भी आपकी निकलती है नेपाल के क्षेत्र से। ठीक है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलती है, और ये इसको हम शारदा नदी कहते हैं। ये आकर घाघरा में मिल जाती है। घाघरा देखिए, ये घाघरा है, और घाघरा आगे बढ़ती हुई जा रही है। और ये देखिए अयोध्या है, अयोध्या जो है घाघरा नदी किनारे है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सरयू भी कहते हैं, इसी नदी को। तो ये आपका सरयू भी इसी नदी को कहा जाता है, घाघरा को ही। और अयोध्या इसी नदी के किनारे आगे बढ़ती है, और इसमें फिर ये जो अगली सहायक नदी है ये राप्ती है। देखिए ये भी नेपाल से निकल कर आ रही है, और राप्ती आकर, यह देखिए आपको गोरखपुर दिखाई दे रहा है, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। ठीक है,
गोरखपुर आपका राप्ती नदी किनारे है। राप्ती आकर फिर इसी में मिल जाती है घाघरा में, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप आजमगढ़ ज़िले के पास होंगे तो आजमगढ़ ज़िले के पास ये नदी घाघरा नदी भी मतलब एक्चुअली ये वाला ऐसा इधर रहेगा, तो थोड़ा सा इससे ये जो ये नदी है आपकी घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी के पास भी आपका गोरखपुर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से राप्ती नदी भी यहाँ पर बहती है। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में फिर छपरा के पास ये नदी मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? घाघरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इस नदी में बाढ़ आता है और नेपाल जब पानी छोड़ता है तो काफ़ी मात्रा में बाढ़ आ जाता है, अगल बगल के गांव डूब जाते हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश में जो इसके अगल बगल के ज़िले हैं इस नदी के आसपास के, अक्सर वहाँ पर बाढ़ ला देती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, घाघरा, ठीक। नेपाल जब यहाँ पर पानी छोड़ता है तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी आ जाता है, ठीक। और ये आगे अंत में बिहार में जाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छपरा के पास मिल जाती है। उसके बाद आगे ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये गंडक है, ठीक है। याद रखिएगा, ये गंडक नदी है, ये नेपाल से निकलती है और कुछ इस प्रकार से प्रभाव होता है इसका। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से बहती हुई फिर आगे जाती है, बिहार में चली जाती है और ये पटना के पास मिल जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गंडक। तो इसको एक बार याद रखें। और आगे हम फिर बढ़ते हैं, ये जो आपकी नदी दिखाई दे रही है, ये भी तिब्बत के पठार के पास ही से निकलती है, तिब्बत के पठार के आसपास से, और इसको हम कोसी कहते हैं, ठीक है। तो कोसी नदी आप देखें कि इसका मार्ग जो है, अपना रास्ता, जब ये तीव्र ढाल से आती है और जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो कभी कभी इसका जो ढाल, कभी कभी इसका जो मतलब प्रवाह है वो इधर उधर बदल जाता है। जैसे कभी अचानक में तेज़ बरसात होती है या तेज़ बारिश के मौसम में अक्सर इसका प्रवाह इधर उधर बदल जाता है। तो इसकी वजह से ये अपना मार्ग बदलती है, मैदानी क्षेत्रों में अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर से अपना ही मार्ग बंद कर लेती है और इसके बाद फिर कभी प्रवाह अधिक होने पर इधर उधर इसका मार्ग बदल जाता है, जिसकी वजह से ये अक्सर अगल बगल के क्षेत्रों में बाढ़ ला देती है, जिसके कारण इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोसी नदी है और ये अक्सर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये कटिहार जिला के पास आकर बिहार में मिल जाती है, इस बात को याद रखिएगा, बिहार में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये आगे चली जाती है, फिर ये गंगा आपकी चली जा रही है। तो एक बार इसको रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, इन नदियों को आप याद रखिएगा। रामगंगा एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये देखिए इनका क्रम मैं बता रहा हूँ आपको, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये राप्ती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप। तो प्रमुख रूप से जो गंगा में मिल रही है हम उनकी बात कर रहे हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। एक बार आप मेरे साथ बोलिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। अब इस घाघरा की कोई सहायक नदी है तो उसको मैंने आपको पहले बता दिया कि ये राप्ती है, ठीक है, जो कि इसकी सहायक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये शारदा है। अब हम आते हैं इसके दाहिने तट पे मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख नदियों को, जैसे चंबल, सबसे पहले चंबल, तो ये मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे, यहाँ से विंध्यन रेंज निकलता है, तो ये क्षेत्र लगभग विंध्यन रेंज का ही है, तो विंध्यन रेंज से ही ये निकलती हैं, ठीक है। आगे हम इसका स्टडी करेंगे माउंटेन्स का, तो हम और बेहतर तरीके से इस चीज़ों को समझेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहाँ से कौन कौन सी सहायक नदी किसकी है। तो चंबल नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, देखिए चंबल यमुना की सहायक नदी है, ध्यान दें आप अगर इसके, तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी, और चंबल की सहायक है सिंध, यानी सिंध जो है चंबल में अपना जल गिराती है और चंबल फिर अंत में यहाँ पर इटावा के पास मिल जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इटावा। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के विंध्यन रेंज से ये नदियाँ निकलती हैं, चंबल हो और सिंध हो, ये नदियाँ उत्तर की ओर बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, राजस्थान में थोड़ा सा यहाँ प्रवेश करती है, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में ये इटावा के पास जाकर मिल जाती है। सिंध इसकी सहायक नदी है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम आगे आते हैं बेतवा नदी पर। ये देखिए बेतवा नदी आपको दिखाई दे रही है, ये सीहोर के पास, यानी मध्य प्रदेश में ही विंध्यन रेंज से निकलती है और उसके बाद फिर ये हमीरपुर में जाकर अपना जल गिरा देती है, हमीरपुर में मिल जाती है, ठीक है। ये ललितपुर आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये प्रवेश करती है और उसके बाद फिर ये हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। आप इसको ध्यान से देखें, ये यमुना है, ये नीचे वाली, ये बगल वाली लाइन नीली वाली, तो ये यमुना में मिल जाती है। और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रही है, ये केन है, ठीक है,
तो केन रिवर को भी याद रखिएगा, क्योंकि केन और बेतवा को जोड़ने की परियोजना है भारत सरकार की, क्योंकि ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो सरकार का यह प्लान है कि केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ दिया जाए, ताकि बीच में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उन्हें कुछ जल की आपूर्ति हो जाए। तो केन और बेतवा लिंक परियोजना भी प्रमुख रूप से आपको जाननी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सोन नदी पर। यह अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ वाले, थोड़ा सा इधर हिस्से में, ये छत्तीसगढ़ वाले हिस्से से निकलती हैं ये नदियाँ। तो ये आगे सोन नदी है, आप ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला या नीचे आप देख ही रहे हैं, सोनभद्र जिला से होते हुए फिर ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में जाती हुई और उसके बाद फिर पहुंच जाती है बिहार में, और ये भी पटना के पास अपना जल गिरा देती है गंगा में। सोन नदी पर बाणसागर बांध बना हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी सोन की सहायक है रिहंद नदी, जो कि रिहंद बांध इस पर बना हुआ है। ये देखिए सोनभद्र जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिहंद नदी इसमें मिल जा रही है सोन में, ठीक। तो ये आगे आपको याद रखना है कि ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के पास। तो आपने देखा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एक और नदी मैंने बनाया नहीं है टोंस, उसको भी याद कर लीजिएगा, और ये सोन। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देना, आपका दाहिने तट पर मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। याद रखिएगा ये तीनों नदियाँ, चारों नदियाँ जो है ये यमुना की सहायक नदी हैं, गंगा मत मिला दीजिएगा इनको। ये गंगा में मिलती हैं लेकिन इनडायरेक्टली मिलती हैं, डायरेक्टली जो है ये यमुना में मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ठीक है। और ये रिहंद नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध इसी रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो आपने इतना अभी फिलहाल के लिए फ्रेंड्स सीख लिया है। ये दामोदर नदी है, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आप देख रहे हैं ये झारखंड है, ठीक। तो झारखंड से निकलती हुई या फिर आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक। ये हुगली है, जो कि गंगा की एक वितरिका है, साउथ की ओर जब गंगा जा रही है तो इसमें आकर दामोदर नदी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कहते थे पहले, अब तो इस पर काफ़ी डैम बनाकर इसके पानी को इधर उधर घुमा दिया गया है। तो पहले ये अक्सर पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देती थी, ठीक है। तो इसे शोक कहा जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसकी ऐसी स्थिति नहीं, इस पर काफ़ी डैम बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल के लिए याद रखिएगा। और आगे फिर ये मैंने आपको बताया ही है ये चीज़ें कि आगे गंगा जाकर मिल जाती है। फिर इधर ये हरी वाली जो आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्र मिल जा रही है, ये सिक्किम में तीसरा रिवर निकल रही है और ये भी आगे मिल जाती है, ठीक है। इसको जमुना कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आगे अगली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये आपका गंगा नदी तंत्र आज हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा फिलहाल पर्पज़ यही है कि मैं अधिक से अधिक बेहतर तरीके से आपको कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ। आपसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि पढ़ने वाले लोगों तक वीडियो पहुँचे। आगे हम लोग फिर इंडस रिवर सिस्टम को, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भी पढ़ने वाले हैं। इसमें अभी हम कुछ डैम पर भी अध्ययन करेंगे। तो अभी इस वीडियो को आगे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम कुछ प्रमुख बांध पर भी चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, आपको अगर इसमें कोई सुधार है तो आप जरूर बताया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।